मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग L1 लेक्चर L1 और L2 पढ़ चुके होंगे। आज L3 पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। आज डेट है 29 जून 2025। ओके, और हम तैयारी करने जा रहे हैं नीट 2026 और IIT मेंस 2026 के लिए। यदि आप IIT के स्टूडेंट हैं और आपको इस साल IIT अपना मेंस देना है, जनवरी सेशन या अप्रैल सेशन, और या तो आप नीट के स्टूडेंट हैं और नीट का एग्ज़ाम आपको इस साल देना है, तो आपके लिए यह चैनल द बेस्ट चैनल है। इससे बेस्ट, इससे अच्छा या इसके बराबर आप इंडिया में कोई दूसरा चैनल नहीं पा सकते। ये हम गारंटी के साथ करते हैं अपने 22 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर। ओके, चलिए फिर आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। L3 पर जाने के पहले आप L1 और L2 को पूरा कर लीजिएगा। और इस चैनल पर P100 फिजिक्स, मैथ्स डिपार्टमेंट डिवीजन, कई हजार MBBS, IIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफल कराने वाला। बच्चे अपने मेहनत से पढ़ते हैं, अपने मेहनत से सफल होते हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस की एक जरूरत है। तो मैं केवल सलेक्शन नहीं कराता, मैं नहीं कह सकता मैं सलेक्शन कराता हूँ, मैं केवल बच्चों को गाइड करता हूँ, उनको सही फिजिक्स बताता हूँ, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। ओके, चलो बेटा, तो अब यहाँ पर इस चैनल पर आप अपनी तैयारी अभी शुरू हो रहा है, चूंकि अभी 2 लेक्चर हुए हैं, L1 और L2। आप अपने फिजिक्स को अच्छी से अच्छी तरह से कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे जीरो से टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हो, और 170 प्लस नीट पे 170 प्लस की गारंटी दे सकते हो, ले सकते हो, कैसे? तो यह YouTube पर वीडियो आप देख रहे हो, चैनल को P100 फिजिक्स सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, ना किए हो तो आप तुरंत कर देना बेटा। और हर वीडियो जब भी आपको मिलता है तो आप थोड़ा सा लाइक और कमेंट से बताओगे, तभी मुझे कुछ पता चलेगा। ओके, चलो, अब इस चैनल से तुम मैक्सिमम अपना 100% मार्क कैसे फिक्स कर सकते हो, इसके लिए आपको पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा कि आपके पास हाथ में अभी कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। आप नोट्स मेरे साथ बनाते चलेंगे वीडियो में, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती होती है सब मुझे लिखना है। ये फार्मूला बता रहे हैं या कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आप उसको नोट करते जाइएगा। क्योंकि जितनी चीज़ें बोलता हूँ, जितनी चीज़ें समझाता हूँ, सारी चीज़ें कभी भी PDF के फॉर्म में संभव नहीं है आपको देना और आपको लेना और आपको पढ़ना। लेने को आप मान लीजिए मैं किसी व्यवस्था से आप दे भी देता हूँ, तो आप उसको कभी पढ़ नहीं सकते, और पढ़ेंगे तो सारा पढ़ने में ही बेकार कर देंगे, तो फिर यहाँ समझने का मतलब क्या होगा। तो सारी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप उसको वहाँ पे नोट कर लिया करो बेटा, और मेन फार्मूला नोट किया करो, उसको लर्न किया करो, उसको याद किया करो, उसको कॉपी में अपने अच्छी तरह से कॉपी बनाओ, उसको हाईलाइट कर दिया करो। हाईलाइटेड सब कुछ होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। गुणा भाग करने के लिए, रफ वर्क करने के लिए आपका एक मीन से अलग से एक रफ ले लो, और फिर कॉपी ये बनाओ पूरा फर्स्ट क्लास का कि L1 ये लेक्चर है, L1 कहाँ से कहाँ तक, L2 कहाँ से कहाँ तक, उसमें क्या पढ़ रहे हो। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर न्यूमेरिकल तुरंत वहीं पे होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। जो रफ वर्क करते हो, अपना आपको काम करने को देता हूँ, वो किसी दूसरे रफ पर होना चाहिए, उसी में एक ही में करेंगे, तो फिर रिवीजन के समय आपको मन नहीं करेगा रिवाइज करने के लिए। और जब जैसे मान लो कि अभी पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में जब तुमको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर सही से नहीं बनाए रहोगे तो रिवीजन कैसे करोगे। हालांकि वीडियो उपलब्ध रहेगा, लेकिन बार बार वीडियो कितना देखोगे। तो इसलिए नोट्स का फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। द बेस्ट यूज़ करने के लिए चैनल का बेटा, द बेस्ट यूज़ करने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो कंपर में आपको वीडियो को पहले तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए, और अच्छी तरह से इनका नोट्स बनाएंगे। दिस इज द प्राइमरी वर्क। नंबर 1 हो गया बेटा। नंबर 2, अब उनको बार बार आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करके। न्यूमेरिकल मैं जो देता हूँ, मेरे साथ भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, रफ अपने सॉल्व करिए। हमारे सॉल्व करने के पहले, सॉल्व देखने के पहले एक बार आप कोशिश करिए, जिससे कि आप जब एक बार कोशिश कर लोगे और तब सोल्यूशन देखोगे, तो तुमको पता चलेगा कि हमसे गलती कहाँ पर हो गई, सर कैसे बता रहे हैं और हम क्या सोच रहे थे। तो अपनी कमी को सुधारो। इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो होता है कि जो तुमको नहीं आता है वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो तुमको आता है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि वह तो जो तुम जानते हो तुम्हारा है ही, तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हुआ। जो तुम नहीं जानते हो तो तुमको ये पता करना है कि मुझे क्या नहीं आता।
हम क्या कंसेप्ट लैक कर रहे हैं, जहाँ पर अपना तुम्हारा लैक है, जहाँ पे तुम्हारी कमी है, उसी चीज़ को पता करना है, उसी को दूर करना है। अब तीसरी बात बेटा कि यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल वही बच्चे जुड़ेंगे, वही बच्चे हमसे क्वेश्चंस वगैरह आंसर, जब भी बच्चे बहुत बार हमसे डाउट पूछते रहते हैं। तो अब आपको जो भी बेटा, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल लूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट और तुमको सारी टेक्निक स्मार्ट वे बताऊँगा बेटा, सब कुछ बताऊँगा यहाँ पर। लेकिन तुमको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तुमको PDF चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो वह क्वेश्चन बैंक बेटा ऑलरेडी मैं पहला क्वेश्चन बैंक जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं दे चुका हूँ। वह उस ग्रुप पे वो है, मतलब उसमें मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो वहाँ से जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे जुड़े होंगे वह वहाँ से अपना डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद में फिर होता है कि बेटा हर महीने में 2 टेस्ट, तो प्रॉपर टेस्ट आपका कंटिन्यू प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। महीने में 2 टेस्ट होगा, अल्टरनेट सैटरडे। तो अल्टरनेट सैटरडे या यू कैन आल्सो से दैट अल्टरनेट संडे। तो आपको सैटरडे या संडे में महीने में 2 टेस्ट होंगे। कब तक? 30 जनवरी तक। 30 जनवरी के बाद क्या होगा? तो 30 जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल हर हफ्ते टेस्ट होंगे, यानी कि हर संडे टेस्ट होगा, क्योंकि तब उस समय सिलेबस पूरा हो चुका होगा तो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। इस समय यूनिट वाइज टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज होगा। और तब जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर जो है फुल टेस्ट होगा, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, और वह 100% क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो जो 100% जानते होंगे कि जो लोग पिछले साल नीट का एग्जाम दिए थे, नीट 2025 में बेटा, तो लास्ट के मैं 2 महीने 2.5 महीने पढ़ाया था, तो लास्ट उसमें 2 ही टेस्ट मैं ले पाया था उस समय। तो 2 टेस्ट पेपर दिए थे, उसी से 8 क्वेश्चन आए हुए, 2 टेस्ट पेपर से 8 क्वेश्चन आए थे। इस साल में पढ़ा दूंगा तो क्या होगा। और तो अपने विषय में बहुत अपनी तारीफ नहीं करता बेटा, जो पढ़े हैं पिछले साल पढ़े हैं तो आपको पता होगा। और इसके बाद तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी है बेटा। पहली बात है कि वीडियो को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह समझना। दूसरा, वीडियो का अच्छी फर्स्ट क्लास का नोट्स बनाना। तीसरा, उसकी बार बार को प्रैक्टिस करते रहना। और चौथा बेटा, वहाँ पर PDF अपना डाउनलोड कर लेना बेटा। PDF अपना उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके PDF का क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सब जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा यदि आपको कोई भी नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो वह क्वेश्चन 100%, जैसे कि पहले चैप्टर में 129 क्वेश्चन आर देयर गिवन टू यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर फला, जैसे 120 105 कोई भी क्वेश्चन है 50वां नहीं आ रहा, तो कोई भी आप देखा बेटा कि ये सर इस नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो फिर आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100% मैं यहाँ पे सॉल्व करके वीडियो में आपको दूंगा। ओके। और ये सब जानने के लिए आप जानते बेटा कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ हूँ आपको 884063611243। तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में बेटा। फ़ोन नंबर ऑलरेडी गिवन इन द वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो का नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो दिया हुआ बेटा। आप वहाँ पे जुड़ जाएंगे और वहाँ पर कुछ पेमेंट करना होता है, देख लेंगे वहाँ पर क्या है। वहाँ पर जुड़ करके बेटा 499 का पेमेंट होता है। 499 पेमेंट कर करके बेटा QR कोड मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर पर, उस पर, और जुड़ करके आप उसको अपना डाउनलोड करके आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। साल भर में आपकी पूरी मदद करूँगा टिल 4 डेज ऑफ द एग्जाम नीट 2026। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। तो आइए बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब ठीक वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते बेटा, जैसे कि हमने आपको क्या बता चुका है, तो L1 और L2 में 2-3 बातें मैंने बता चुका है बेटा। नंबर वन हमने बता चुका है वहाँ पर कि गैलीलियो इक्वेशंस क्या होते हैं, न्यूटन्स इसी को कहते हैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ द मोशन कहते हैं। इसकी शर्तें क्या होती हैं, कब ये लगता है V बराबर U प्लस ct आप जानते हो, V बराबर U माइनस ct आप जानते हो, S बराबर UT प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, एवरीवन नो। लेकिन अब यह लगता कहाँ, इसे क्या टर्म्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे यह लगता है, कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, तो ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैं मान लो को बेटा कि 5वां सेकंड और 5 सेकंड क्या होता है, तो ऑलरेडी हैज डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो L1 एंड L2। तो ये सारी चीज़ें हो गया है। तो हम सभी का एक एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और उसके बाद में फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बीच में जो भागा मत देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ना होगा तो अच्छे से पढ़िएगा, अदरवाइज मत पढ़िएगा। ओके बेटा, ओके कम। चलिए तो बेटा, जैसे
अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस इज ए इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। मैं अभी L1 और L2 के जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें से भी एक एक न्यूमेरिकल्स लूंगा, लेकिन अभी नया टॉपिक पर चलता बेटा कि इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर जैसे मान लो बेटा कि सपोज करो कि दिस इज ए इंक्लाइन प्लेन गिवन टू यू, और यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जिसको 0.5 kg का एक कोई मास है, या मास 0.5 kg का, और इसको बेटा ये 20 मीटर इसकी हाइट है, 20 मीटर इसकी हाइट बेटा, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, इस प्लेन पर 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? और नंबर 1 या सबसे पहले ये सूत्र निकाले पहले बेटा कि यहाँ पर जब वह पहुँचेगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा ये ब्लॉक, जब इस बिंदु पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आपको बताना है कि हमने यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया बेटा, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, एंड हाइट इज गिवन 20 मीटर, दिस इज द हाइट एंड दिस एंगल इज आल्सो गिवन 30. So now you have to find the value of final velocity here, final velocity on the ground at this point. Okay, so find velocity on the ground. Means कि आपको ग्राउंड पर वेलोसिटी बतानी बेटा, तो दिस इज गिवन टू यू. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो के यहीं पर रोक दिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उसका बचा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिए तुरंत। अब जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया तो तुरंत ही फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे तुरंत ही नोट करिए और रफ पर उसको सॉल्व करिए। रफ पर सॉल्व करके देखिए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो को ही रोक करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि यहाँ हाइट है, यह हाइट है बेटा 20 मीटर और ये थीटा दिया हुआ है। तो इस थीटा के हेल्प से आप जानते हो बेटा कि मोशन कहाँ पर हो रहा है। मोशन हो रहा है इस लाइन में बेटा, इस लाइन में मोशन, इस लाइन में। तो जानते हो कि जहां जिस लाइन में मोशन हो रहा होता है उसी लाइन में हमको यू चाहिए, उसी लाइन में भी चाहिए, उसी लाइन में एक्सेलरेशन चाहिए, उसी लाइन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सब कुछ वहीं पे चाहिए। क्योंकि ये कोई भी चार इक्वेशन है ना आपके, तो चारों इक्वेशन जो गलीलियो के चारों इक्वेशन है बेटा, तो वह इक्वेशन चाहे एक्सेलरेशन का केस हो या चाहे रिटार्डेशन का केस हो, वह इक्वेशन तभी लग सकता है जब सभी फिजिकल क्वांटिटी एक ही लाइन में होती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर, जैसे मान लो कि जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो u, v, एक्सेलरेशन और यस, इसमें से एक लाइन पे होना चाहिए। अब कहोगे कि सर यदि इसमें से एक यदि ये इधर ना हो करके इधर होता तब क्या होता? तब भी है तो लाइन में ना। तो अब जब जैसे मान लो कि यह u है इधर बेटा और यह a इधर है, तो अंतर ये पड़ेगा कि अब यह u को हम इधर प्लस मारे हुए हैं तो इस a को माइनस ले लो। तो यही सिचुएशन है तो होता है जब u और a यानी कि इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वही सिचुएशन होता है रिटार्डेशन का, जिसको तुम हिंदी में मंदन कहते हो। मीन्स कि जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ बिकम्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन वेलोसिटी गोइंग टू डिक्रीज, then velocity decreases, and that is the situation of the retardation. And whenever acceleration and velocity in the same direction, then that is the case of the acceleration and continuously velocity increases.
तो when velocity increases and when velocity decreases, it depends on the direction of A. And what is the retardation? The negative acceleration is known as the retardation. जब यही ऐसा तब नेगेटिव कहोगे जब ये इनिशियल वेलोसिटी के उल्टे दिशा में हो जाता है तब उसे माइनस कहोगे, और जब एक्सेलरेशन माइनस होता है तो वही रिटार्डेशन होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नोट कर लिया, समझ गया ठीक से? चलो ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम क्या बेटा? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, पहली बात ये कि एक्सेलरेशन कहाँ पर है, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन कोई दिया नहीं है, नॉट एनी एक्सेलरेशन गिवन ऑन दिस प्लेन। जहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन इस डैश लाइन पे हो रहा है, हरे रंग की जो ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है बेटा, ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, डैश लाइन उस पर हो रहा मोशन, और यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहली बात ये एक्सेलरेशन है कहाँ इसमें? तो जानते हो कि एक एक्सेलरेशन तो हमेशा फिक्स है बेटा। कौन सा एक्सेलरेशन फिक्स है? तो हमेशा एक एक्सेलरेशन फिक्स है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी g, एंड g ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये m मास की बॉडी है बेटा, तो g डायरेक्ट एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑलवेज। एंड व्हाट विल हैपन? एक्सेलरेशन इधर है, मोशन हो रहा है यहाँ पर। अब बताओ क्या होगा ये? कभी भी तुम यहाँ पर v बराबर u प्लस gt लगा सकते हो? नो। h बराबर t प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो? नहीं। s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वगैरह कुछ लगा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि यह एक्सेलरेशन जहाँ तुमको चाहिए वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और वो कहाँ पर है? वह तो 60 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री बेटा, ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यह एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन तो 60 डिग्री का एंगल मारता हुआ नीचे लग रहा है, सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो therefore this acceleration due to gravity g cannot be u directly। तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, acceleration due to gravity, this is the vector quantity, and therefore you have to find the value of the effective value of the g. You have to find the effective value of the g along the line of the motion, along the line of the motion। यहाँ पे को बेटा g का वह इफेक्टिव वैल्यू निकालना पड़ेगा जो उस लाइन पर है जिस लाइन में मोशन हो रहा है। तो आप कैसे निकालते हो बेटा? कैसे निकालते हो? तो कुछ नहीं बेटा, देखो यहाँ पे g है ना, ये g यहाँ पर है ना, अब तुमको कहाँ चाहिए? तुमको यहाँ पे चाहिए फर्स्ट वन, तो एक लाइन खींच दिया आपने, तुमको जहाँ चाहिए वहाँ पे एक लाइन खींच दिया। इसका नाम मान लो कुछ भी रख दो, जैसे मान लो ए रख दे रहा है नाम इसका, एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारा ए है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जी का कंपोनेंट लेने जा रहे हो, जी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जी का कंपोनेंट लेने जा रहे हो तो जानते हो कि दो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वह हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब एक तुमको जहाँ जरूरत है वहाँ खींच दो, पहला कंपोनेंट वहाँ खींच दो जहाँ तुमको जरूरत है, और दूसरा ठीक उससे 90 डिग्री पर खींच दो बेटा। तो ठीक इसके 90 डिग्री पर खींच दो, तो ठीक इसके 90 डिग्री पर खींच दिया है दूसरा। अब यह और यह दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। ओके, तो अब देखो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये है तुम्हारा, ये कौन सा है? ये है जी। अब तुमको जरूरत है यहाँ पर, जो बेटा तुमको जरूरत है यहाँ पर, तो जहाँ तुमको जरूरत है ना, देखना जहाँ तुमको जरूरत है, देखो यहाँ पे जरूरत है ना, इसके 90 पर दूसरी लाइन खींच दिया। अब देखो कि यह देखो, अच्छा ये कौन वाली लाइन बेटा? ये तो जी वाली लाइन है। अब क्या करो, जहाँ तुमको जरूरत है तुमको यहाँ पर, तो अब यहाँ की वैल्यू पाने के लिए इसकी पैरेलल एक लाइन खींच दो यहाँ से। अब यह इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींचो, एक पैरेलल लाइन खींचो। अब ये लाइन ओके, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लग रहे हैं, दोनों पैरेलल है ना। तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। दो पैरेलल लाइन जब होती हैं, एक वेक्टर के दूसरा वेक्टर जब पैरेलल होता है ना, तो एक की वैल्यू दूसरे पर रख दी जाती है। यदि लंबाई बराबर है, यदि दो पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, तो वह दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अब जा देखना, तो जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो तुमको पाना था यहाँ, तुमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया और देखा कि इसके ऊपर कितना आएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं कंपोनेंट, तो और तुमको यहाँ पर सिखाता हूँ बेटा कंपोनेंट कैसे निकलते। तो पहले से जानते हो तो द बेस्ट, यदि नहीं जानते हो जीरो जानते हो फिर नो मैटर।
अब मैं जीरो जानते हो, तभी बेटा देखो मैं जीरो से आपको सिखा रहा हूँ सब कुछ फ्रॉम बेसिक। क्यों कि जीरो से सीखना शुरू करो, अच्छी तरह से सीखना शुरू करो और पहुँचाओ अपने फिजिक्स पर उस लेवल पर पहुँचाओ जहाँ की आगे की ज़रूरत होती ही नहीं है, यानी कि उस लेवल पर पहुँचाओ जहाँ तो फिजिक्स में 100% मार्क मारो। ओके कमान, अब जा देखना। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने नाम दिया ए, इसको इस बिंदु को नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब ए बी सी मान लो तुम्हारा एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज। क्योंकि बेटा देखो ये एंगल कितना बेटा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और यह लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है कि दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। यानी कि यह एंगल अपने आप देखो बेटा यहाँ बना हुआ है ना, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचो। अच्छा यहाँ पर बेटा तो ये एंगल 60 है ना, तो यह एंगल 60 बेटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है बेटा, यह और यह परपेंडिकुलर है जो बेटा, यह और यह परपेंडिकुलर है, तो ये 60, तो जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जितना यह है उतना ही हो जाएगा वो अभी। मान लो यहाँ पर होता थीटा, तो ये एंगल कितना बनता बेटा, ये एंगल बनता थीटा, यानी यह एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी कौन है तुम्हारी, जी, किसका कंपोनेंट खींचने जा रहे हो, जी का। तो जिसका कंपोनेंट खींचने जा रहे थे, दोनों जो कंपोनेंट होते हैं उसके दोनों तरफ होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। वो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका कंपोनेंट तुम लेने जा रहे होते बेटा, वो याद रखना कि हमेशा बीच में होता है, वो हमेशा बीच में होता है, और उसके दोनों कंपोनेंट उसके दोनों तरफ होते हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के 90 पर होते हैं। तो ये देखो बेटा, तो यह बी और यह ए दोनों एक दूसरे के 90 पर, समझ गया। और देखो अब जब दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये है 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60, और ये दोनों मिला के 90 है बेटा, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि यह थीटा है, तो ये भी बनेगा थीटा। और जब ये बनेगा थीटा, तो यहाँ पर बी पर क्या आ जाएगा बेटा, तो देखो बी पर आ जाएगा यहाँ पर क्या, जी cos थीटा, यानी कि जी cos 30 आ जाएगा। अब तुम्हारा इसके ऊपर क्या आएगा, तो एक पर आया cos, क्यों cos आया है, देखो जिस एंगल के लिए बेटा, जिस एंगल के लिए तुम खींच रहे हो ना, ये थीटा है ना, तो हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। त्रिभुज में क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो परपेंडिकुलर होता है उस पर हमेशा साइन आता है, और जो बेस होता है उसके ऊपर हमेशा कॉस आता है। देखो तो अब यहाँ पर क्या बेटा, जी कॉस, तो यहाँ पर क्या जाएगी, इस पर क्या जाएगा, जो ये हीरो बना हुआ है इस पर क्या जाएगा, इस पर आ जाएगा जी साइन थीटा, यानी कि जी साइन 30। तो तुमको यहाँ तो जरूरत है नहीं, तो जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये का मान कितना पा गए, तो ए बराबर पा गए जी साइन थीटा, यानी कि ए बराबर क्या पा गए, जी साइन 30। क्लियर हो गए। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑल वेक्टर्स। अब मीन्स जो लाइन है लिनियरिटी कंडीशन, तो ऑल वेक्टर्स u v एक्सेलरेशन ऑल शुड बी इन द सेम लाइन। क्लियर हुए। तो जब नहीं रहेगा, अब यहाँ कौन नहीं था लाइन में, यहाँ कौन नहीं था लाइन में, u तो वहीं पे था, फाइनल वेलोसिटी वहीं पर होगी, डिस्प्लेसमेंट वहीं पर था, कौन नहीं था लाइन में, g लाइन में नहीं था। तो जो लाइन में नहीं था उसका क्या किया आपने, उसका कंपोनेंट बना दिया। उसका जो भी आवे, अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे या तो जी साइन आएगा या तो जी कास आएगा। अब जो भी आया आपने उसको ले लिया। अब आप अपना इक्वेशंस b बराबर u प्लस ए टी या h बराबर u टी प्लस हाफ एल स्क्वायर, कुछ भी व्हाटएवर, तो अब आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। चलो अब जाकर देखना होता है अब इसके बाद क्या करना होता है। अब इसके बाद आपको यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, और ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, वर्टिकल डिस्टेंस आपको दी गई है। तो यदि एंगल पता हो और ये एक साइड पता हो, किसी भी त्रिभुज में यदि एंगल पता हो और एक साइड पता हो, तो दूसरी साइड बहुत आसानी से बताई जा सकती है। तो देखो बेटा, अब कहोगे कि साइन 30 बराबर कितना हुआ, तो साइन 30 बराबर जानते हो बेटा कि ये देखो, ये साइन 30 बराबर, ये साइन 30, ये वाला ट्रायंगल ले लो बेटा, ये वाला त्रिभुज ले लो, मेन जो ओरिजिनल दिया व्हाइट कलर वाला, इसको ले लो। तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर है, दिस हाइट वर्टिकल हाइट इज परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा साइन 30 बराबर क्या लिख सकते हो तुम, h, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लो कि ये यस है, तो h अपान यस, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो कि नहीं। चलो अब जब देखना बेटा, अब ये साइन 30, तो साइन 30 का मतलब कितना होता है, साइन 30 है
देखो साइन 30, तो अब साइन 30 बराबर एच बाई एस लिख सकते हो बेटा ना। अच्छा, अब साइन 30 बराबर कितना आता है, तो साइन 30 बराबर जानते हो कि 1/2 होता है, तो पुट द वैल्यू ही है साइन 30 1/2 बराबर कितना होगा बेटा 1/2 इक्वल टू एच अपॉन यस, देयरफॉर यस विल बी हाउ मच 2h, तो यस इक्वल टू 2 इंटू यस का मान तो दिया ही है, h बराबर 40 दिया बेटा, h बराबर 20 दिया है, 20 दिया तो कितना हो गया 40 मीटर। इसका मतलब देखो बेटा कि ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना थी 40 मीटर, दैट इज द 40 मीटर। कैलकुलेट कर लिया। चलो अब इतना करने के बाद क्या करोगे, अब इतना करने के बाद में यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया, देखो अब इनिशियल वेलोसिटी भी उसी लाइन में है, डिस्टेंस भी 40 मीटर 40 मीटर उस लाइन में मिल गया, आइसोलेशन जी यहाँ था लेकिन इसका कंपोनेंट उस लाइन में मिल गया जी साइन 30 मिल गया। अब क्या करोगे, आप तुरंत फटाफट अपना आंसर मार दोगे, कैसे कहोगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब a की वैल्यू b की वैल्यू बतानी है, v स्क्वायर बराबर u का मान तो ऑलरेडी गिवन, तो v बराबर है 10, तो बेटा यहाँ पर दिया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना बेटा g साइन 30 इंटू s, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो v स्क्वायर इक्वल टू बेटा 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2 इंटू g का मान हो गया 10, और बेटा साइन 30 हो गया 1/2, और यहाँ पर यस का मान आया कितना बेटा 40 आया है। अब देखो अब क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया बेटा 100 और प्लस 2 से हटा दो, ये हो गया कितना, ये हो गया 400, यानी कि v स्क्वायर बराबर कितना बेटा v स्क्वायर बराबर हो गया 500। एक बार चेक कर लो बेटा, कैलकुलेशन गुड़ा बात चेक करते रहना, तो 400 हो गया। अब चलो बेटा v बराबर कितना हो गया, तो जो बेटा v बराबर √500, यानी कि v बराबर कितना बेटा ये 100 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, 100 का 10 बाहर निकल गया, √5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, चेक योर आंसर। तो चलो छोटा कर देते हैं। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी ये क्वेश्चन को आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस हो तो अब आपको मतलब इस तरह का क्वेश्चन, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब मेन ये नहीं है बेटा कि गुणा भाग में 40 आया 20 आया कि 30 आया कि 10 आया कि 5 आया कि √5 आया, क्या आया, नो, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको ये समझना है कि यह जी हमने क्यों यहाँ पर जी साइन लिया, हम जी कास्ट क्यों नहीं लिए, जी कास्ट कहाँ पर है, क्यों जरूरत पड़ी जी साइन की, कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी, सीधे जी का मान क्यों नहीं रखा। दिस इज द फिजिक्स, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, 3 शब्दों पे हमेशा ध्यान दिया करिए। फिजिक्स, दिस इज ए सीरियस सब्जेक्ट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरह से तरीके से पढ़ाई होती है, दिस ए वेरी 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 सीरियस सब्जेक्ट। और थोड़ा भी इधर उधर के मूड में, हंसी हंसी में, जोकरई में पढ़ाई बिल्कुल फिजिक्स कदापि नहीं हो सकती। बायो हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स के लिए सोचना पड़ता है, और जब आप हंस रहे होंगे तो सीरियसली सोच नहीं सकते। ओके, हाँ, अंदर से खुशी होनी चाहिए, यस आई एम गेटिंग वेल, आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द इंडिया, एक खुशी होनी चाहिए, लेकिन दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गए। आइए अब तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया अपने क्वेश्चंस को। अब आइए चलिए अब हम चलते बेटा एक दूसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर एक कोई वस्तु हमने लिया, हाँ, अब बात रही कि मास दिया था 0.5 kg, क्या के यूज है, नो। जानते हो कि 1 मिलीग्राम की भी कोई वस्तु है यदि वर्टिकल से गिर रही तो उस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, और चाहे 100 किलो की वस्तु उस पर भी g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है बेटा। तो मास जब दिया रहता है तो मास वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए आता है, मास का कोई सेंस, कोई मतलब देने का नहीं होता। तो जैसे मान बेटा कि यहाँ पर कोई वस्तु है 0.2 kg की एक कोई वस्तु है, और आपको यहाँ से कह रहा है कि ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ठोकी, और दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज गिवन टू यू, हाउ मच दिस एंगल इज गिवन टू यू,
suppose this is the 45 degree. This angle is given to you 45 degree and the body is projected from here 50 meter per second square, 50 meter per second. Okay, and suppose this height is given 20 meter. This height is given 20 meter, and you have to find the value. You have to find the value that what will be the velocity at this point. What will be velocity at this point? यानी जब वो अपने पीक पे पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो नंबर वन, what will its velocity at peak of which? जो भी वेज सिस्टम या ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ बेटा उसके टॉप पर वेलोसिटी क्या होगी? नंबर सेकेंड, व्हाट विल बी वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड? क्या बेटा कि t बराबर 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, और फिर नंबर थर्ड, एट व्हाट टाइम velocity becomes zero, यानी कि कितने समय में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? अब यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन बेटा पूछेंगे. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वीडियो को रोक दीजिए, सॉल्व करिए. आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर अपना देखिएगा गलत कहाँ पर होगा. हाँ, नीचे से बस ऊपर जा रही है, दिमाग लगाए. हो गया? चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, अपना आंसर बेटा. ओके, कम ऑन. चलो देखो, वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर थ्रो किया जा रहा है और जी का दिशा किधर है जानते बेटा? इस एंगल के लिए अब अभी पीछे मैं प्रूफ किया तब बताया बेटा कि इस एंगल के लिए यदि यहाँ पे थीटा तुमको पता है तो यहाँ पर आइसोलेशन हमेशा याद रखना कि जी साइन थीटा होता है. किसके लिए? इस एंगल. हमेशा जो ग्राउंड पर एंगल बन रहा होता है, ग्राउंड के एंगल के लिए हमेशा जी साइन थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन पर. हमेशा इस एंगल के लिए हमेशा जी साइन थीटा. और इस एंगल के लिए बेटा मान लो कि यहाँ पर मैं थीटा दी यहाँ पे ग्रीन कलर, तो इस एंगल के लिए याद रखना कि हमेशा यहाँ पर जी कॉस थीटा. जब यहाँ पे जी साइन होगा बेटा तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी का क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तब वो जी कॉस थीटा होगा. और जब ये जी कॉस होगा तो यह क्या होगा बेटा? जी साइन थीटा होगा. क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सब कुछ. अब चूंकि पीछे वाले क्वेश्चंस में कैसे जी कॉस आता है, कैसे जी साइन आता है, सारी बातें हो चुकी. अब आगे बढ़ते हैं. चलो अब देखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग. आ जाओ अब देखना. तो फिलहाल ये हम लोग का किसके लिए सॉल्व करें? ये यहाँ दिया है 45, इवन हियर 45. तो यदि यह 45 है तो जानते बेटा कि यह और यह हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि यह एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है. तो यह 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर योग जो होता है बेटा इंटरनल सम ऑफ द एंगल्स ना इनसाइड द ट्रायंगल विल ऑलवेज 180. तो जब तीनों का सम 180 होता है तो 90 है, तो दोनों मिला करके 90 होंगे ना बेटा. अच्छा, और जब दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 2 का सम 90 होता है, तो 2 का सम जब 90 होता है 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसे हिंदी में पूरा कोण कहते हैं. तो यहाँ पर जब दो बेटा तो जब ये 45 है तो दिस विल बी श्योरली आल्सो दैट विल बी द 45. यानी कि चाहे यहाँ पे तुम यदि यहाँ पर इस एंगल को लेते हो बेटा तो या कॉस बोलोगे और इस एंगल को लेते हो तो साइन बोलोगे. तो फर्क यहाँ पर साइन रखो या कॉस रखो, फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एंगल 45 है.
तो तुम जी साइन 45 भी रख सकते हो, जी cos 45 भी रख सकते हो। न्यूमेरिकल आंसर में अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन 45 बराबर v1/√2 होता है और cos 45 बराबर v1/√2 होता है, इसलिए तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल इस एंगल के लिए। बट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि when that will be the sin and when that will be the cos. Since in this question you have to given this angle, then therefore for this angle this will be the g cos. Okay, this angle is given, therefore this will be used g cos. तो जो होता है बेटा हम लोग वही यूज करते हैं। यदि आप तुम चाहते साइन से सॉल्व करना तो तुम यहाँ 45 इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, दैट इज यस टेकिंग द कैलकुलेशन। So since in this question, since in this question this angle is given 45, therefore it has to use this 45, and therefore now that's going to solve the questions. What is the question? What is saying in the question? क्या है कि what will be the what will its velocity at peak of the wave? यानी कह रहा बेटा कि जो भी एंगुलर जो भी बेटा कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा बेटा इस क्वेश्चन में कि जो भी यहाँ पर ये टॉप पॉइंट है, यानी कि जो भी ट्रायंगुलर शेप का वेज बना हुआ है, तो जो भी इसका टॉप पॉइंट बेटा यहाँ पे हमको वेलोसिटी बतानी है। व्हाट इज द वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल there should be two requirements. Number one, either it should be known that what is the time taken from here to here, then you can use the v equal to u minus gt. So by u minus gt you can also solve this question, but time is not given. Therefore this equation cannot be used. Question number first cannot be used to find the value. And now the third equations you can use, because you have to check that in which question you have to find the velocity. Mind here, first of all you mind that what you have to find. You have to find the velocity, and therefore you know that the velocity you can determine the value of the velocity by the either equation number first, either equation number third. In equation number first, v equal to u minus gt, but time is not given. Therefore, the equation number first is not applicable here, and therefore now you go to equation number third. In equation number third, why you go to equation number third? Because you have to find the velocity. And equation number third, what is the equation number third? V is equal to u square minus 2gh. Since initial velocity is given, therefore value of the u is given, and you have to find the v. So therefore v and u, these two things in the equation number the third. And now you have to find what is the distance. So therefore you have to need to calculate to find the final value. You should know what is the distance from here to here. And now by the common sense you can find, since the height is given and angle is given, this angle is 45 and this angle will be also 45, and therefore this side and this side will be equal, and therefore you can find the value of this. Okay, you can find the value of this, no problem. So therefore this value can be here, but from here to here you can find very easily what is the value and what is the hypotenuse of this triangle. And very easily you can use, means कि कैसे सोचते कैसे हैं कि हमसे कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। बच्चा जो स्टूडेंट्स होता है बेटा वो ये नहीं समझ पाता है, वो जानता तो सब कुछ है कि यहाँ 4 इक्वेशंस होते हैं, लेकिन इक्वेशन को हम किस इक्वेशन को लगाएं कहाँ, ये समझने में उसको दिक्कत आ जाती है बेटा। तो ऐसे सोचा जाता है कि तुमको दिया क्या है, तुमको पाना क्या है। दिया तुमको क्या है, हाइट और एंगल। निकालना क्या है, वेलोसिटी किस इक्वेशन में होती है, नंबर 1 और नंबर 3। तो नंबर 1 में टाइम की जरूरत है, टाइम है नहीं, टाइम वो तो लगेगा नहीं। अब नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस भी तो नहीं दिया है, लेकिन इस हाइट के माध्यम से तुम ये डिस्टेंस तो आसानी से बेटा निकाल सकते हो ना। तो इतना तो करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी चीज़ पानी है। एम्स में एडमिशन लेना है, दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना है, KGMC में एडमिशन लेना है, द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, या बहुत अच्छे IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है, और इतना भी नहीं करोगे तो मुफ्त में नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेटा स्वर्ग होता है, स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, तो मरने के बाद मिलता है। तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ओके, कम ऑन। तो नाउ यस गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब यानी कि सबकी किसी जरूरत महसूस हो रही है, या तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने का समय पता चल जाए, या तो यहाँ से यहाँ तक कि हमको हाइट पता चल जाए। तो हाइट तो बहुत ही आसान लग रहा बेटा। इस एंगल के लिए इस एंगल है जो दिया उसी के लिए निकालते हैं। तो अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी परपेंडिकुलर। क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर। और इस एंगल में रहता तो क्या बनता, बेस।
यानी कि जो बेस होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये एंगल कौन सा दिया है कहाँ पर। एंगल के सामने हमेशा बेटा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर पर हमेशा क्या होता है, साइन आता है। ओके, चलो, तो अब इस एंगल के परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा इस एंगल के लिए क्या बनेगा, यार बेस बनेगा। क्लियर हो गए? अब चलो, अब जैसे मान लो तो ये डिस्टेंस मान लो यस है, ये डिस्टेंस मान लो एस है, तो जब ये डिस्टेंस यस है तो अब तुमको यह ही चाहिए, यस चाहिए, तो अब इस एंगल के लिए cos थीटा का मान लिखो, cos 45 बराबर है, चलो अब लिखो कि cos 45 बराबर, तो cos 45 डिग्री बराबर कितना होगा बेटा, इसके लिए cos का मान लिखो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना बेटा 20, हाइपोटेन्यूज कितना है यस, तो यस बराबर कितना हो गया बेटा, तो यस बराबर हो गया, जो बेटा यस बराबर कितना हो गया बेटा, यस बराबर हो गया 20 अपॉन cos या 45 डिग्री हो गया। अब फिर देखो भाई, यस बराबर 20 अपॉन cos 45 को 1/√2 हुआ बेटा, अब ये √2 पर चला जाएगा तो कितना जाएगा 20√2 मीटर। क्या पा गए, क्या पा गए, यस की वैल्यू पाए, यस की वैल्यू आ गई, इतना ही करना है, यस की वैल्यू आ गई जो तुमको चाहिए, यस की वैल्यू आ गई 20√2 मीटर, यानी यह डिस्टेंस बेटा यस का मान कितना आ गया 20√2 मीटर यहाँ से लेकर के। अब आसान हो गया, अब देखो बहुत आसान हो गया, कितना आसान होता है फिजिक्स, कितनी आसान होती है। देखो अब इसके बाद में क्या करना है तुमको, अब इसके बाद फाइनल वेलोसिटी बताने थे, अब लगा सकते हो, देखो v² बराबर क्या लगा सकते हो, v² - 2 वाला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो। सवाल ये आप पूछो तो मन में आएगा कि ये माइनस क्यों लिखे, देखो बेटा अब u ऊपर है ना, और g sin थीटा की दिशा किधर होती है बेटा, g cos है ना, इस एंगल के लिए निकालो g cos है ना, तो g cos इधर का इधर है ना, तो g cos कितना 45 डिग्री इधर है ना, तो u इधर, g इधर, अब क्या करेगा, ये g cos क्या है, g cos बेटा एक्सीलरेशन है ना, और एक्सीलरेशन जब u के उल्टे दिशा में होता है, अपोजिट दिशा में होता है, तो वही रिटार्डेशन बन जाता है, तो अब वो रिटार्डेशन बन गया, अब इसलिए लगेगा बेटा यहाँ पर क्या माइनस होगा, इसमें रिटार्डेशन का काम कर रहा है, इसमें माइनस हो गया, खाली वैल्यू पुट कर दो, और v बराबर u², u का मान कितना बेटा 50 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब g cos 45 इंटू यस, यस का मान तो ऑलरेडी लिख चुके हो, देखो बेटा यहाँ पे लिखा जाएगा 20√2। अब सॉल्व कर दो इसी को, चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, चलो अब v² बराबर कितना हो गया 50, 50 का स्क्वायर कर दो, तो 50 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, तो g का मान होगा 10, और cos 45 यानी कि 1/√2, और इंटू यहाँ पर कितना है इंटू 20√2 इंटू 20, ये बेटा इसी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए तो v² बराबर कितना हो गया, v² बराबर 50 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना बचा 20 बचाया 20 इंटू 2 40, और ये कितना होगा बेटा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो गया, 400 हो गया बेटा, और सॉरी बेटा देखो ना, फिर से बात चेक कर लो बेटा, रूट से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ 20 है और ये 10 है तो 200 हो गया, 200 में 400 हो गया बेटा। अब इसको चाहो बेटा तो तुम ऐसे करो, अब चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके माइनस करके सॉल्व कर लो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय दिस प्रोसेस आल्सो। 50 का होल स्क्वायर बेटा, 50 का होल स्क्वायर माइनस इसको दे सकते हो 20 का होल स्क्वायर, दे सकते हो नहीं दे सकते हो, बहुत आसान दे सकते हो। अब देखो बेटा तो v² बराबर, या ऐसे भी कर सकते बेटा, चलो ऐसे ही कर देते बेटा, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500, ये हो गया बेटा 2500, और ये कितना था बेटा, ये तो 20 का स्क्वायर करेंगे, ये चाहो ना बेटा ऐसा क्यों किया है बता दें, देखो बेटा अब ऐसा करने से हो गया कि हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, मान लो ये तो छोटी क्वांटिटी है, जीरो वाली है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो चाहे जैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला अगर a² - b² हो जाता है, तो जब बड़ा कोई कैलकुलेशन है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जीरो नहीं रहता और कठिन कोई ऐसी चीज़ रहती, तो क्या करते हैं a² - b², और a² - b², एक बार a + b कर दो, एक बार a - b कर दो, और सीधे चला गया बेटा, जैसे कैसे करके सिखा दूँ आपको, देखो ये कॉमन में तो सब जानते बेटा, यहाँ एलजेब्रा लगा, बड़े बड़े जब कैलकुलेशन होते हैं तो वहाँ पर एलजेब्रा लगा दो। अब ये जानते बेटा कि ये v² बराबर क्या हो गया, तो v² बराबर देखो या ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर दूसरा प्रोसेस बता दूँ, देखो v² इधर भी है ना, तो अब अंदर क्या कर सकते हो बेटा, तो अब ये आप जब कैलकुलेशन करा तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऐसे आप 50 का क्या कर सकते हो बेटा, 50 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, v बराबर, अब देखो बेटा यहाँ पर भी 10 × 5 है, 10 × 2 है ना,
तो देखो 10 इसमें भी छिपा हुआ, 10 इसमें भी छिपा हुआ है ना, तो क्या क्या था, कॉमन ले लिया था अपने कैलकुलेशन का फॉर्म बनाने के लिए। देखा तो 10 गुणे 5 का होल स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ भी है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे, 10 गुणे 2 लिखोगे ना 20 को, 10 गुणे 2 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यहाँ भी छिपा, 10 स्क्वायर का यहाँ भी, तो रूट के अंदर 10 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। और यहाँ कितना बचा बेटा, देखो ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर खोलोगे 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना बचा बेटा, 2 का बचा था ना, 2 बचा था ना, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना बेटा 4 हो गया, तो 25 माइनस 4 हो गया। तरीका सिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। और b बराबर कितना हो गया बेटा, ये 10 हो गया, 25 माइनस 4 करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का बता दूं। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब है कि शॉर्टकट में कैसे किया जाता है। अब ये तो आसान है, मौखिक कर सकते हो तुम इसको, लेकिन प्रोसेस जानना चाहिए कि कैसे कर सकते हो। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हो, ये प्लस बी, ये माइनस बी हो जाएगा ब्रैकेट में, एक कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं। दूसरा क्या, दूसरा ये पर बेटा कि 25 का स्क्वायर 50 है, तो अब यहाँ तो आसान है, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, और 20 का स्क्वायर 400 हो गया, तो 2500 में से 400 निकालो, 2100 हो गया, तो 2100 2100 टेकन 10 100 का, तो 21 गुणे 100, तो 100 का वर्गमूल में बेटा 10 बाहर आ गया, और रूट में 21 हो गया, रूट में 21 हो गया। तो ये डिफरेंट तरीका होता है, जैसा जहाँ पर है वैसा कैलकुलेशन करना चाहिए। फिलहाल तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। तो आपका जो भी आपसे पूछा गया था बेटा, वो आपको पहला आंसर आ गया कि वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, बातों को समझे होंगे, यहाँ तक आप क्रिस्टल क्लियर होगा आपका नॉलेज। अब यहाँ पर मात्र ये देखना बेटा कि यहाँ क्या यह जो लाइन है इंक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस आपको क्लियर कट समझ में आया या नहीं। आर यू गेटिंग माई वर्ड ऑफ माई कंसेप्ट? तो अच्छी तरह से इसको समझना होगा, समझ में आया या नहीं, क्लियर हुए कि नहीं, अपना वहाँ पर नोट कर लो। यदि एक बार में बात मान लो कोई बातें मिस कर रहे हो, तो फिर से थोड़ा लैंग्वेज के सुनो, मैं क्या बोला हूँ, फिर कैसे समझाया हूँ, समझ लो। लेकिन यदि थोड़ा भी आपके बेटा लेवल अच्छी होगी और आप पढ़े हुए होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगी अब आप फिजिक्स के, तो एक बार बताते ही तो समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनको एक बार में इशारा करते समझ में आ गया होगा, और जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बेचारे बच्चे होंगे कि जिनकी फिजिक्स अभी बहुत अच्छी नहीं होगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, फर्स्ट ईयर वगैरह में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी ना बेटा, या साल 2 साल तैयारी 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप 8 ड्रॉप लिए होंगे, अभी फिर भी अभी अच्छी पढ़ाई नहीं मिली होगी कहीं पर, तो उनके लिए बेटा ये दी बेस्ट चैनल है, और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं। एग्ज़ाम तक हम आपको क्वालिफाई करा करके BBS में सिलेक्शन कराने के बाद, या IIT हो तो IIT में सिलेक्शन कराने के बाद ही हम दम लेंगे, मानेंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको फॉलो करना होगा, अच्छी तरह से फॉलो करना होगा, सभी दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा, आपको थोड़ी मेहनत से पढ़ना होगा, कंटिन्यू पढ़ना होगा। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने जैसा पढ़ाई नहीं करनी होगी। ये मान के चलिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और ऑफलाइन में हम पढ़ रहे हैं। अब मैं ये कहता कि आप बेटा ऑफलाइन में आकर के यहाँ पे पढ़ो गोरखपुर में, तो आप गोरखपुर में हो तब तो भाग्यशाली हो कि मैं यहाँ पे गोरखपुर में हूँ, लेकिन बाहर कहीं के हो बेटा तब भी आप उतना ही अच्छी तरह से, उतनी ही इफिशियंसी के साथ पढ़ सकते हो, इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी। बस यही है कि जैसे ऑफलाइन में रहते हैं तो आप आई कांटेक्ट हमारा आपके पास होता है, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, अपनी कॉपी में लिखे भी हो कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं, तो मैं क्लास में देखता हूँ, फिर बच्चों देखता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनकी कॉपी देखता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ, प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे कभी कभी होता क्या है कि ऑफलाइन क्लास में भी मैं देखो बड़ा 4 साल पुराने बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, अभी कहाँ पता है यहाँ से कोटा से और कहाँ कहाँ बाहर सभी कोचिंग उसके बच्चे आए ऑफलाइन में। तो अब मैं उनके पास जाता हूँ, देखता बेटा आया कि नहीं आया, पूछता हूँ, तो वो धीरे से बताते सर कि कहाँ से आया, नहीं समझ आ रहा। लेकिन अब आप चूँकि यही ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर होता है, अब आप वहाँ पर कैसे पूछोगे हमसे और कितना पूछोगे हमसे, अब यह प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा। तो अब यहाँ पर लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इतना क्लियर कट करके, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बेटा, लेकिन यह है कि इतना क्लियर कट कर देंगे, इतना क्लियर कर देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। ये हमारी कोशिश होगी, माई द बेस्ट वे कोशिश मैं करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बावजूद स्टिल इसके बाद भी होता है तो आप मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ो, हेल्प लो। ओके, चलो फिर आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते बेटा कि इस क्वेश्चन में चूंकि 2-3 पार्ट पूछे गए हैं, तो अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पर। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या पूछा। तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ गया कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द पीक ऑफ द वेव, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो नाउ इट इज क्लियर कि जो भी आंसर आया बेटा, आंसर आया पाए थे हम लोग, तो हम लोग पाए थे आंसर कितना बेटा, कहाँ गया वो,
तो हम लोग आंसर पाए थे इसका क्या आया था बेटा 10√21। तो हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी पहले का आंसर आ गया बेटा, पहले का आंसर आ गया। आंसर क्या आया बेटा, आंसर आ गया इसका 10√21 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आज की हेडिंग क्या चल रही है बेटा, लीनियरिटी कंडीशन, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर हम किसी भी वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। यानी कि जब कभी भी हमारा u, v और g या u, v और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब एक लाइन में नहीं होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो अगला, अब कह रहा है कि what will be velocity at t equal to 4 seconds. Yes, in the question number 4 time is given to you. Therefore this is a very simple question and you know that you have to use the equation number first. तो you have to use the equation number first. Therefore v बराबर क्या बेटा, u minus at. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि v equal to u minus at. Why this is the sign minus? Because both initial velocity and acceleration you know that the both are in the opposite direction. Therefore the sign will be the minus. And now put in the value v equal to u. U was given u is 50 मीटर पर सेकेंड बेटा, तो यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। ओके, और यहाँ पर क्या दिया बेटा, a का मान कितना दिया है, ये दिया है g cos 45 डिग्री, और t का मान दिया बेटा कितना, 4 सेकेंड। तो दिस इज t इक्वल टू गिवन 4 सेकेंड, t इक्वल टू गिवन 4 सेकेंड, एंड देयरफॉर फाइंड द आंसर। तो देयरफॉर फाइंड द आंसर, व्हाट विल बी आंसर, तो v इक्वल टू 50 minus 10 and cos 45 you know that is the 1/√2, 1/√2, and here will be this is the 4. Now solve this. 5 v equal to 50 and minus 10 into 4 equal to 40 हो गया बेटा, ये 40 हो गया, 40 upon √2. And now to solve this you can multiply numerator and denominator by the √2, नीचे ऊपर दोनों में बेटा √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा, और 2 बन जाएगा तो 2 से काट दोगे इसको ना, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो गया, 50 माइनस, अब यहाँ पे क्या है बेटा 20√2 आया, तो 20√2 आ गया। अब जब देखना v बराबर कितना हो गया बेटा, तो ये 50 माइनस 20√2 यानी कि बेटा अब यहाँ 20 माइनस है, तो माइनस डॉट, तो 20 इंटू √2 मतलब कितना होता है बेटा 1.41। तो अब देखो बेटा, तो v बराबर कितना हो गया, तो दिस इज द 50 माइनस, यहाँ पे जब बेटा ये 10 है ना, 2 गुणे 10 लिख सकते हो, अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, तो 2 गुणे लिख सकते हो कितना 14.1 लिख सकते हो, तो 2 गुणे 14.1 लिख सकते हो। अब आसान हो गया, v बराबर कितना हो गया बेटा 50 माइनस 14 गुणे 28 हो गया बेटा, 2 में 14 का मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, और 0.2 हो गया बेटा। अब जा देखना 28 हो गया बेटा, तो 2 जोड़ दो 30 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा 8, तो 11.8। तो v बराबर कितना हो गया बेटा 50 में से 28, सॉरी हाँ बेटा कितना आ जाएगा, तो बेटा तो यहाँ पर यानी कि 21.8, तो आ गया 21.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना बेटा, जोड़ लेना देख लेना बेटा, 28 और 2 रहता तो जोड़ देते तो कितना होता 30 32 बेटा हो जाएगा, तो 21.8 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आया आंसर कितना बेटा, गुणा भाग यहाँ पर जो भी सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लो, तो 21.8 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द सेकेंड आंसर। क्लियर होगा बेटा, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत। चलो अब जा देखना बेटा, हाँ, और अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। तो नंबर 3, यस देखो बेटा, तो नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर कह रहा है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, कह रहा है बेटा कि बताओ कि कितने देर में वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं है। देखिए नंबर 3 में बेटा, नंबर 3 में आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें तो टाइम पूछ रहा है कि कब 0 हो जाएगा। तो जानते हो कि v बराबर क्या होता है, v बराबर u माइनस at होता है। हाँ ओके कमान, तो बेटा तो v बराबर क्या होता है, u माइनस at होता है बेटा, तो v इक्वल टू u माइनस at, and you have to find the value in which you have to find the value of the time in which velocity become final velocity become 0। तो कह रहा है बेटा कि इसमें v का मान 0 हो जाना चाहिए, तो बताओ कि कब हो जाएगा या ऐसा, क्या करना है,
कुछ भी नहीं। v बराबर 0 बोला होने को 0 लगा दो। u का मान 50 तो दिया ही है बेटा, और माइनस a का मान तो जानते हो कि g cos 45 दिया हुआ है, और इंटू टाइम, यही टाइम आपको बताना बेटा, तो इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसको दोनों को, इसको उधर ले जाओगे, माइनस हट जाएगा बेटा, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 बराबर हो जाएगा बेटा 10 इंटू 1/√2 इंटू टाइम हो जाएगा। अब जा देखना, अब ये 0 से 0 हटा सकते हैं आराम से। अब ये √2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर कितना हो बेटा 5√2 सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या सिखाया कि इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, तो किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब मैं कह रहा हूं बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब यह हमारी समझ से L1 और L2 में परहैप्स आई हैव टीच इट, बता चुका हूँ आपको, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। यदि छूटा हुआ होगा तो हो सकता है छूटा हुआ हो तो भी, नहीं छूटा हुआ हो तो भी। यदि आप एक बार पढ़ चुके हो तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े हो तो द बेस्ट। छूटने ना पाए कुछ भी, भले ही 2 बार 3 बार हो जाए। चलो, ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। फ्रॉम ए हाइट, यस, कोई बाल किसी ऊंचाई से गिर रहा है। इन लास्ट सेकेंड it covers 9/25। नो, पहले दूसरा क्वेश्चन। इन द लास्ट सेकेंड इट कवर्स 75 मीटर हाइट। अपने अंतिम सेकंड में 75 मीटर कोई वस्तु गिरती है। What is total height? नंबर 1, नंबर सेकेंड इसी में। What is striking velocity? ना, what is striking velocity on the ground? तो वह वस्तु जमीन पे किस वेलोसिटी से टकराएगी। अब आप सोच सकते बेटा कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब आप इसका क्वेश्चन कैसे देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन बेटा, आप आंसर इसका आसानी से दे सकते हो। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ट्राई टू डू। हो गया, चलो अब जा देखिएगा क्वेश्चन को बेटा। वहां पे वीडियो को रोक दो, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। आता है द बेस्ट, नहीं आता है तो सीखो। चलिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना आंसर बताओ। जैसे पहली बात यह कि फ्री फॉलिंग, यहाँ पर जो शब्द आया बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फ्री फॉलिंग शब्द आता है वो इसका मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉलिंग? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉलिंग? तो जानते हो कि नेचर में 2 तरह की फ्री फॉलिंग होती है। आइदर वस्तु को ड्रॉप किया जाए, या तो वस्तु को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल थ्रो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज आल्सो द केस ऑफ द फ्री फॉलिंग। There are only 2 cases in the free falling in the nature, either drop the body or horizontally throw the body. Let us consider you are standing on a roof of the building and there are 2 stones in your hand, A and B. Let stone A drop
and simultaneously stone B thrown in the horizontal direction simultaneously, then what will be time to comes on the ground? Both will take same time. Why? Because height is same. Height are same for the both, and both are the example of free falling. And you know that in the case of the free falling, always time t equal to under root 2h upon g. This is the time of free falling. This is the time of the free falling always. And since you know clearly that there are only two cases are the possible in the nature. Number one, either drop a body from height h, and or either this or this. Either number second, throw any body with any speed, and this is the height h. Both will take the same time. T equal to under root 2h upon g, and यहाँ भी t equal to under root 2h upon g. यदि आप पहली बार देख रहे हैं बेटा, तो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों में कि यहाँ तो वेलोसिटी दिया है ना, तो जो ये वेलोसिटी होती है बेटा, जो ये वेलोसिटी दी होती है, दिया है ना वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी का काम गिराने में तो नहीं है ना। तो यहाँ पर भी गिराने के लिए कौन जिम्मेदार? केवल जी। यहाँ भी गिराने को कौन जिम्मेदार? केवल जी। इधर कोई वेलोसिटी था वाई एक्सिस पर? नहीं। और यहाँ एक्स पर था, यहाँ पे किसी भी तरफ नहीं था, तो केवल जी गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और ये वाली वेलोसिटी कहाँ पे थी? एक्स एक्सिस पे थी। तो इसका काम है एक्स एक्सिस पर लेके जाना, एक्स आगे बढ़ाना। गिराने में इसका कोई रोल नहीं होता। तो चूंकि गिराने में इसका कोई रोल नहीं है, तो therefore this is also the example of the free falling. And you know that in the free falling case t equal to under 2h upon g होता है always and always. ओके, कभी भूलने ना पाए। और ये हम वो टॉपिक सिखा रहे हैं, क्लास 9th की टॉपिक सिखा रहे हैं आपको, कि जहां से फिजिक्स की शुरुआत होती है। और अब कह रहा है कि इन लास्ट सेकेंड इट कवर 75। अंतिम सेकेंड में बेटा ये 75 मीटर की डिस्टेंस चलती है। अब जानते हो क्या भाई, क्या जानते हो? चलो देखो, अब यहाँ से मान लो कि हमने वस्तु को छोड़ दिया और ये पूरी हाइट ये, और अंतिम सेकेंड ये हमारा, हमेशा अंतिम सेकेंड एक होता है, ओनली वन, दैट इज द वन सेकेंड, हमेशा एक होता है। तो यह मान लो कि स्मॉल h, तो अंतिम सेकेंड में जितना हाइट कवर किया ना, वो देवल दिया हुआ, ये दिया है कितना? ये दिया है 75 मीटर, तो इतना दिया है। अब तुमको पूरी हाइट बतानी है। किसी भी तरह से यदि ये पता चल जाता, जानते हो फ्री फॉलिंग का केस है, कोई वेलोसिटी दिया नहीं है, यू कमान 0 है, अब क्या कर रहा है इधर? जी काम कर रहा है। तो h बराबर, तो आपको पता बेटा कि h बराबर क्या है? u भी उधर ही, u दिया ही नहीं है, g भी है और h भी है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, सब एक लाइन में है। h बराबर ut प्लस आप g स्क्वायर को आसानी से ले सकते हो। अब देखो, अब h बराबर कितना बेटा? u का मान तो 0 है ना, फ्री फॉलिंग करने से कोई वेलोसिटी दिया नहीं है g के दिशा में, तो तुम हमेशा देखोगे कि g के दिशा में कोई वेलोसिटी दिया है। जब g के दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं रहे तो फ्री फॉलिंग होता है। तो देखो बेटा, g के दिशा में कोई वेलोसिटी है? नहीं है। इसमें क्या, इधर किसी भी तरफ नहीं है, न y पर है, न z पर है, न x पर, कहीं वेलोसिटी नहीं है। g केवल गिरा रहा, तो शुद्ध फ्री फॉलिंग का केस है। अब देखो बेटा, अब h बराबर ये 0 हो गया, क्योंकि u बराबर 0 तो 0 हो गया, प्लस क्या? हाफ g t स्क्वायर। अच्छा, अब जब देखना बेटा, यह कह सकते हो कि h बराबर हाफ g t स्क्वायर। अब देखो बेटा, यही होता है किसमें? यह केस होता है, किसका केस होता है? यह फ्री फॉलिंग का केस। तो फ्री फॉलिंग के सिचुएशन में हाइट ऐसे बताई जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास होगा जी का मान तो पता ही है। यदि टी पता चल जाता तो तुम अपना आंसर नहीं दे देते। देखो, यदि टी पता चल जाता कि यहाँ जब छोड़ा गया है,
देखो जब यहाँ छोड़ा गया है तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लिया, टोटल टी पता चल जाता तो वही टी का मान हम लोग क्या कर देते, यहाँ पर रख देते, टोटल हाइट निकल जाता। टोटल टाइम मालूम है तो टोटल हाइट बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अब ये पता है नहीं, इसके बदले अंतिम सेकंड का हाइट दिया हुआ है। अब देखो बेटा, अंतिम हमेशा एक होता है, लास्ट सेकंड हमेशा एक होता है ना। जैसे मैं कहूँ कि लास्ट आदमी को ये मिठाई दे आओ, तो लास्ट आदमी 9.5 होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.2 भी नहीं होगा, 0.8 भी नहीं होगा, 0.5 भी नहीं होगा। लास्ट आदमी हमेशा एक होगा, अंतिम व्यक्ति एक ही होगा, उसका फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो ऐसे ही मैं कहूँ कि लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड हमेशा एक होगा। ओके, लास्ट सेकेंड हमेशा एक होगा, तो लास्ट सेकेंड ये हमेशा एक है। दिस इज वन and it is given that the height covered in the last second, that particular time interval is the 75 meter। तो अब तुमको ये पता करना पड़ेगा कि वह अंतिम है कौन। मैं कहूँ कि एक लाइन में 15वां आदमी अंतिम है, तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ, तो समझ हुआ कि कुल 15 आदमी। मैं कहूँ कि एक लाइन में अंतिम आदमी चौथा, ऐसा मतलब क्या हुआ, मतलब बेटा कि ये कुल 4 आदमी हैं। तो यदि हमको ये पता चल जाता कि यहाँ पर ये कौन वाला टाइम सेकंड है, तो टोटल टाइम पता चल जाता। अब टोटल टी का मान यहाँ पर रख देते। अब इसको पता करने का तरीका क्या है, चलो अब माना हमने कि यह बेटा अंतिम सेकंड n इज लास्ट। अब मान लिए कि यह n है, nवां सेकंड है ना, तो n है, यानी कि अब सामान कुछ होगा, 5वां 8वां 10वां 20वां कुछ होगा। चलो अब जब देखा जाता है तो जानते हो कि किसी विशेष nवां सेकंड में चली गई डिस्टेंस कैसे निकालते हो, इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन नंबर 4 जानते हो क्या होता है, SN बराबर u प्लस a/2 और क्या 2n माइनस 1 निकालते हो, वर्टिकल केस होता है, तो HN बराबर u प्लस g/2 2n माइनस 1 होता है, ये होता है ना। चलो अब देखो HN दिया है कि नहीं दिया, यही दिया ना। HN क्या है, अंतिम यानी कि लास्ट सेकंड में चली गई दूरी है। तो अब यहाँ पे HN का मान रखो 75। अब 75 बराबर कितना हुआ, u का मान कितना आता, 3 फॉलोइंग पे से 0 होगा, ये कितना हुआ 10/2 हो गया। अब यहाँ पर कितना आता 2n, 2 या n नहीं पता, n वही तो बताना है, -1 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो 75 बराबर कितना होगा, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 2n माइनस 1। अब फिर 5 कट गया, कितना हो गया 15, ये कितना हुआ 2n माइनस 1। अब बेटा 2n बराबर कितना हो गया, 2n बराबर 8 कितना होगा 16। तो 2n बराबर कितना हो गया, उधर गया, ये हो गया 16, तो n बराबर कितना हो गया 8 आ गया। यानी कि जो पूरा टाइम था वो 8 सेकंड था। देख रहे, अंतिम सेकंड हमको पता चल गया। देखो अंतिम लास्ट सेकंड कितना ये है, लास्ट वाला ये सेकंड, पूरा सेकंड यहाँ से यहाँ तक ना पूरा गिनने में कितना लगा ये मालूम होगा बेटा, कितना 8 सेकंड। तो n की वैल्यू आ जाएगा n बराबर 8 का। अब जब इतना पता चल गया तो अब यश का मान बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब h बराबर क्या कहोगे, हाफ इंटू 12 इंटू 8 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 से 8 2 5 हो गया, h बराबर कितना आ गया 16 हो गया, 2 में 5 80 हुई है, तो आंसर कितना आएगा 80 मीटर हो गया। फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ पर जब तुम एक्सपर्ट हो जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आंसर मार देते हो। कैसे, देखो अब यहाँ पर जब भी देखो टाइम, जब भी तुमको बताना हो, जब भी टाइम बताना हो, अंतिम सेकंड में जो भी हाइट गिरी हुई हो h बटा 10 कर देना और उसमें 0.5 सीधे आंसर निकल जाएगा। प्रश्न बचा लो, जो सीधे मौखिक आंसर मार दो। जैसे खाली एग्जाम्पल
देखो टी बराबर कितना कितना बेटा 75 है ना बटा 10 0.5 कितना है बेटा टी बराबर कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 0.5 कितना करना 8 मीन्स कभी भी करना हो बस तुरंत भी क्या करना है तुरंत बस ऐसा मौके के संभाल लो। अब जैसे मान लो मैं कहूँ तुमसे खाली जम पर मैं कहूँ कि लास्ट सेकंड में फाइंड द स्पीड क्या करो कुछ नहीं भाई एक स्थान पे 10 लगा दो 0.5 हो गया ऐसे 0.5 बोल दो 4 सेकंड मौखिक बात है। मैं कहूँ कि लास्ट सेकंड में 95 मीटर बोलो जी में कितना होता है 5 आप प्लस 0.5 कर 10 सेकंड। अच्छा जब 10 सेकंड हो गया तो इस बार आप हाफ जी स्क्वायर कर दो क्लियर। आओ अब मान लो नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं इक्वेशन लिख दो इसे सॉल्व कर देना कभी आसान है 2 से 3 लाइन में कर लो। हम तो समझाने के लिए लंबा लिख रहे हैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा अदरवाइज तुम तो एक मौखिक लाइन में एक लाइन में निकाल दोगे इनसे। अब इसमें एक पॉइंट और था ना एक पार्ट और था कि व्हाट इज द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अंडरग्राउंड। अब तो जब टाइम पता चल गया जब ये पता चल गया कि यहाँ पर छोड़ा गया है और कितने देर में जमीन पे टकराया कि 8 सेकंड लगा है जब यहाँ तक पता हो गया ना तो अब किस वेलोसिटी से टकराया होगा इसे बताने की तो फाइनल वेलोसिटी तो पता ही चल जाएगी। आपको सर कैसे भाई बहुत आसान है क्या प्रॉब्लम यू तो दिया नहीं है यू कमांड दी में फिर फाइनल कैसे अब क्या करोगे टाइम मालूम ही है v बराबर क्या u प्लस gt होता है जानते हो v बराबर u प्लस gt। अब v बराबर कितना होगा बेटा u का मान 0 है g का मान 10 है t का मान 8 है कितना आ गया 80 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया क्लियर। चलो तो सारी बातें नोट कर लिया आपने हाँ कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलो अब इसी टॉपिक पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अगला ये बात है a ball is fully falling from a height and it covers 9.25 of the total height in the last क्वेश्चन नोट कर ले व्हाट इज टोटल हाइट व्हाट इज टोटल हाइट ओके हाँ क्वेश्चन को नोट कर ले बेटा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले ठीक से अपने पेयर कॉपी में और उसके बाद फिर उसको वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर सब देखो बेटा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी कभी भी अब यहाँ मैं क्या सिखा रहा हूँ बेटा लास्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ। लास्ट सेकंड यहाँ पे देखना इबालिश। अब पहली बात है देखो शब्दों पे ध्यान देना चाहिए हमेशा। पहली बात है बेटा कि फ्री फॉलिंग है यानी कि कंफर्म हो गया कि यू मान कोई बस ऊपर से गिर रही फॉलिंग गिर रही है फ्रीली फॉलिंग यू बराबर 0 है एक पहले से हो गया। अच्छा अब फ्रॉम हाइट तो अब देखो बेटा किसी ऊंचाई से अननोन है कैपिटल एच अननोन है और यही बताना है और ये बात कह रहा है कि 9/25 ऑफ द मान यानी पूरे ऊंचाई का पूरे हाइट का 9/25वां हिस्सा अंतिम सेकंड में अपने गिरा हुआ लास्ट टोटल हाइट इन द लास्ट सेकंड। अब ये लास्ट सेकंड ये पता नहीं यदि लास्ट सेकंड ही पता चल जाए तो फ्री फॉलिंग में एच बराबर हाफ जी स्क्वायर होता है कोई नहीं लगा देंगे लेकिन ये मालूम नहीं तो क्या करोगे ये पता करना पड़ेगा ना कि लास्ट कौन है यही तो मालूम करना है। अब ये क्वेश्चन ना बेटा ये क्वेश्चन अब ये थोड़ा सा टफ
यदि लास्ट सेकंड में गिरी हुई हाइट दी होती 25 मीटर, 50 मीटर, 38 मीटर, 32 मीटर, कुछ भी, एक स्थान पे दशमलव लगा के 0.5 जोड़ देते तो पूरा टाइम निकल जाता है, आप चीज स्टार्ट कर देते, संभाल देते जो अभी जस्ट किए हो। लेकिन अब ये उतने आसानी से नहीं लगने वाला, अब ये एक लंबा कैलकुलेशन। लेकिन किताबी भाषा की पढ़ाई और स्मार्ट वे में किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ाई में यही अंतर होता है कि हमको किताबी भाषा में माना कि चूंकि इसलिए एंड सो दैट ऐसा करके हम लगाएंगे, कंपटीशन में तो लगाते रह जाएंगे। स्मार्ट वे इज मस्ट फॉर द सिलेक्शन इन द नीट एग्जाम एंड द IIT एग्जामिनेशन। अब क्या करें, इसके लिए क्या प्रोसेस होगी, चलो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कभी भी जब ऐसा क्वेश्चंस बनता है तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम बेटा इस कैलकुलेशन का जो किताबी भाषा से सॉल्व किया जाए, माना कि चूंकि इसलिए से, तो मान लो कि 5 मिनट का समय लगता है या 4 मिनट का समय, लेंदी क्वेश्चन है तो 4 मिनट का समय लगता है या 2 मिनट का समय लगता है बेटा, तो 99% टाइम को हम एलिमिनेशन प्रोसेस सिखा रहे हैं कि 99% समय तो इग्नोर करो, मतलब काट दो, और मात्र जो बेटा 0.1 मतलब एक लास्ट का 1% टाइम में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देने जा रहे हैं। कैसे, मैजिकल वे, स्मार्ट वे क्या होता है देखो। अब देखो ना, जब भी कभी भी तुमको कोई भी हाइट दी रही है और इस तरह का क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी कभी भी अंतिम सेकंड में इन द लास्ट सेकंड क्या दिया है बेटा, फ्रैक्शन, बेटा फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्या दिया बेटा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल हाइट, यानी कि कोई सी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो जब भी कभी भी। अब वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, क्या 3/4 हो सकता है बेटा, जैसे 9/25 हो सकता है, पूरे हाइट का कुछ फ्रैक्शन दिया, पार्ट दिया हो, या नंबर थर्ड 7/16 हो सकता है, वेयर h इज द टोटल हाइट। तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू बताने की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टोटल हाइट h, दिस इज योर क्वेश्चन। तो देन व्हाट विल द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलो अब क्या बेटा क्या करोगे, अब ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा ना, तो देख रहे हो कि जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपके पास एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, यानी कि एक क्या होता है, एक अंश होगा और एक हर होगा। तो एक न्यूमिनेटर विल बी देयर एंड डिनोमिनेटर विल बी देयर, ओके, होगा ना, अवश्य होगा, पक्का होगा, शेयर होगा। चलो तो लेट अस कंसीडर जो फ्रैक्शन दिया बेटा, लेट अस कंसीडर जो फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन इज माना कि A/B क्या इसका टोटल हाइट h का ऐसे ही रहेगा हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए तो ये A बराबर कितना है 9, B बराबर कितना है 25। तो चलो मान लो पहले इसको करने जा रहे हैं, तो नंबर 2 पहले दिया जाए, नंबर 2 वाला क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है कि 9/25h, h क्या है यही बताना है, और है क्या यही है बेटा टोटल हाइट, और यही तो बताना है। अब जब देखना, जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो बेटा, बस तुरंत एक लाइन लिखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा आप एक लाइन आपको लिखना है। और लाइन कैसे लिखोगे, लिखो AT² -2t + b ओके। तो दिस इज अ मैजिक एंड दिस इज अ स्मार्ट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। बस अब देखते हैं बेटा, अब क्या किया आपने कि 99% कैलकुलेशन को समाप्त कर दिया और डायरेक्ट आप अंतिम लाइन लेकर के सॉल्व करने जा रहे हैं, लास्ट लाइन ऑफ दिस सोल्यूशन, बिकॉज दिस इज ए लार्ज सोल्यूशन, यानी बड़ा सोल्यूशन है बेटा यह, तो टाइम लेता, टाइम टेकिंग कैलकुलेशन। अब ओके नाउ द कम ऑन द पॉइंट, दिस इज AT² -2bt + b = 0 and it has to learn you write in the copy, highlighted the formula and it should be learned. And now अब ये एक लाइन यदि याद बेटा, माइंड हियर, दिस इज द माइनस, कीप इन माइंड दिस इज द माइनस एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x² + bx + c = 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th and the 10th. Okay, come on the point. Now this question,
learn first of all learn this question, highlight this question in your copy and learn these equations also for the such type of the numerical such type of the questions. Okay, and now my putting the down the question, ये सब जो भी दिया आपको बेटा क्वेश्चन में वो देख लो क्या what is the value of A, what is the value of B, तो what is here तो ये बेटा कॉपी है यहाँ पे this is the numerator A के स्थान पे कितना बेटा 9 है ना, तो जो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये बराबर 9 है और B बराबर क्या बेटा 25 है, A बराबर 9 B बराबर 25, putting the value in the standard this magical equation, therefore you will get 9B square minus 2 into B बराबर 25 B plus 25 बराबर 0 है, बस लिख दो बेटा और ले करके सॉल्व कर दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टी, दैट इज योर फैंटास्टिक आंसर एंड देयरफॉर नाउ यू 9t स्क्वायर माइनस 50t plus 25 बराबर 0। नाउ यस यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशंस, देयरफॉर 9t स्क्वायर माइनस 45t minus 5t minus 5t plus 25 बराबर, okay, and now find the value of this 9t taken common t minus 5 and minus 5 will be common here, that will be minus 5 also here, clear हो गए, and now find the value 9t minus 5 बराबर 0, therefore t equal to 5 by 9, okay, and let's देवड़ा एक बार क्या किया जाता है, एक बार ये दोनों ले लिया जाता है, ये दोनों एक ब्रैकेट में और इन दोनों ब्रैकेट के बदले में जो बराबर होते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट जब बराबर आते हैं तो इसका मतलब कि अपना फैक्टर सही है और इन दोनों के बदले में एक ब्रैकेट ले लिया जाता है, तो t minus 5 बराबर 0 तो t बराबर 5। अब यहाँ पे t के दो मान आ रहे हैं बेटा, अब यहाँ पे चूंकि t के दो मान आए हमारे t को to 5 by 9 आया और t को to 5 आया, तो नाउ द क्वेश्चन व्हिच वी हैज टू टेक इन हियर, किसको लिया जाए बेटा, इसको लिया जाए किसको लिया जाए, यदि कहते हो कि t बराबर 5 ले लीजिए, ठीक है बेटा 5 ले लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि t बराबर 5 by 9 क्यों नहीं, t को to 5 by 9 क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम इसमें है, हम इसको क्यों ना ले, ओके। So in your question, in your basic question, it is given that a body is freely falling from a height. A body is freely falling from any height. And it is also asking the question that in the last second, it is also given that in the last second, 9 by 25th part of the total height is covered. This is given in your question. So in last second बोला ना, तो last second you know now that the last second तो खुद ही एक होता है, तो लास्ट सेकंड जब खुद ही एक होता है तो पूरा टाइम कभी एक से कम हो सकता है क्या, नहीं ना। तो अब ये क्या बता रहा है 5 by 9 का मान कितना है, एक से कम है ना, 5 by 9 है ना बेटा, एक से कम हो रहा है ना, तो therefore this is not acceptable value, so therefore you cannot take t equal to 5 by 9, okay, and this is the reason that why this will be not acceptable and this will be also t equal to 5 seconds. So the final answer is that t equal to 5 seconds is your time. In t equal to 5 seconds, body will comes on the ground, okay, and it will from the total height, for whatever be the total height from where body is coming, freely falling, that will cover 9/25th of the total height in the last second. But now the question you have to find the value of h. अब t का मान तो पता चल गया बेटा, तो जानते हो कि जब आपको t का मान पता चल गया तो बाकी का भी ऊपर पढ़े हो, तो h बराबर क्या होता है बेटा, इसके बाद तो कुछ करना नहीं है, h बराबर आप स्क्वायर कर देते हो क्योंकि फ्री फॉलिंग का केस है, तो h बराबर क्या कर दिया बेटा, हाफ इंटू क्या करोगे 10 और t का मान जो भी अभी कैलकुलेट की हो उसका आंसर कर दो बेटा, और कितना आ गया देखो, h बराबर कितना आ गया आंसर, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 25, मींस की h की वैल्यू आ गई कितना 125 मीटर, दिस इज द आंसर 125 मीटर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे चूंकि हाँ अब आपका सब लोग का सॉल्व हो गया होगा, और जाओ फिर से कमांड का पॉइंट यहाँ पर हम लोग चूंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए थे, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए थे, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हम लोग का, इसका आंसर आ गया बेटा, इसका आंसर t का मान क्या आया था 5 सेकेंड आया था और फाइनल आंसर आया था 125। ओके, तो नाउ by the same way
by the same process. Now you can solve now question number first and question number third. Yes, try to do this question. Yes, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को ही पर रोक दिए बेटा, सॉल्व करिए, दोनों पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए. हो गया? और बेटा वीडियो को रोक करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए अगेन बाय द सेम वे. कर लिया? चलिए आइए मैं भी कर लूँ. चलो बेटा आ जाओ, कोई भी एक ले लिया था, किसी को भी ले लीजिए सॉल्व करने के लिए. चलो आइए मैं इसको ले लेता हूँ. 7/16 ये से मान लो ले लिया जाए. 3 नंबर सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले. चलो अगेन ये क्या है था? यही होता है ए और ये होता है बी. ये भी सीखा है. चलो सॉल्व करना. चलिए क्या इक्वेशन है? a² - 2bt + b = 0. चलो मैं पुट करता है a बराबर 7t² - 2 * b कितना 16t प्लस और कितना बेटा 16 बराबर 0. Now putting now solving this 7t² - 16 2 2 25 हो गया. 32t + 16 बराबर 0. Yes, can be written. Now solving this, now doing the factor. So 7t² - 28t minus 4t. So 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा बेटा. 28t minus 4t, that is 32 minus 32t and plus 16 बराबर 0. Okay. Now taking common, so 7t t minus 4 minus 4 t minus 4. Okay, this is a fantastic factor. And now you know the process. 7t or in the 4. Let's bring together. So 7t minus 4 will be 0. Either this will be 0 and it let us show. Then t will be 4/7, which is again less than 1 and therefore cannot be answered. Therefore cannot be answered because this is the less than 4, less than 1, and therefore now we come on the second part. So second factor क्या होगा बेटा? t minus 4 equal to 0. Therefore t equal to 4. Yes, this is the acceptable. This is the positive and more than 1, and therefore this is the positive. This is the answer and therefore this is the answer. This is the time. Okay. और जब टाइम पता चल गया बेटा तो यह बराबर पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जानते हो कि आप स्क्वायर होता है तो therefore आप d means 10 और t बराबर कितना था 4 का स्क्वायर किया. ये हुआ कितना 5 और ये हुआ 16. that is the 80 मीटर. This is the answer. 80 मीटर हो गया. तो टाइम आया कितना? टाइम आया 4 सेकेंड और हाइट आई 80 मीटर. ओके चलो देखो. तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? ये आया t बराबर 4 सेकेंड और h बराबर 80 मीटर. ओके फैंटास्टिक. तो कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक बार फिर से देख लो ना, अपना नोट कर लो ठीक से. हाँ हो गया. चल फैक्टर कर लिया आपने, ये वाला फैक्टर पूरा. आ जाओ कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे. हो गया. अब एक और बचा हुआ है. चल अब यहाँ पे बचा 3/4. अगेन ट्राई टू डू. कर लिया. चल आ जाओ मैं इसको भी कर देता हूँ. देखो अब यहाँ तो अब इसको करता हूँ बेटा. देखो तो कैसे लिखोगे? वही इक्वेशंस a² - -2bt + b बराबर 0. बिल्कुल वैसा ही एकदम वही प्रोसेस. सभी वैल्यू को पुट कर दो. तो a का मान कितना बेटा 3 है. तो 3t² - 2 * b का मान कितना बेटा 4 है. 4t + b मतलब 4 बराबर 0. सॉल्व करो. तो 3t² - 8t + 4 बराबर 0 लिख सकते हैं. चलो और छोटा करो, फैक्टर करो हमेशा. तो 3t² कितना जा बेटा 8 4 2 हो जाएगा. 4 2 हाँ 4 2 हो जाएगा. या 6 2 कर दिया 6 2. चलो 3t² - 6t - 2t - 8
फैक्टर को बेटा देखो -80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -60 माइनस 2t लिख सकते हैं। अच्छा +4 बराबर 0, +4 बराबर 0 लिख सकते हैं। चल अच्छा देखो अब सॉल्व कर दो, 3t कॉमन ले लिया तो t माइनस 2 और यहाँ कॉमन लिया बेटा तो -2 लिया तो t माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सही या बराबर आए, इसका मतलब कि अपना फैक्टर सही है। अब दोनों एक साथ लिया जाता है, ये दोनों एक साथ तो 3t माइनस 2 बराबर 0 तो t बराबर कितना बेटा 2/3, यानी कि 1 से कम है तो आंसर नहीं बन सकता। अब दूसरा ब्रैकेट कौन है, दूसरा ब्रैकेट t माइनस 2 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो गया 2 सेकेंड, यानी कि t का मान वही होगा। आज जब मेरा देखो और जब t की वैल्यू आ गई तो अब यस बताने में तो कोई प्रॉब्लम है ना बेटा। यस बराबर क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे तो h बराबर हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर करोगे तो h बराबर कितना होगा, ये 5 होगा फिर 4 होगा तो h बराबर 20। मीन्स ये सभी क्वेश्चन पे अब इस तरह का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, अब आपके मन में आएगा कि सर यदि ये फैक्टर ना हो तो क्या करेंगे। तो बेटा फैक्टर जब नहीं हो ऐसा कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा जिसका फैक्टर नहीं हो, और इन केस यदि नहीं होता तो श्रीधाचार्य विधि द फैंटास्टिक फार्मूला बेटा, यदि फैक्टर ना हो तो t बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, लेकिन अभी तक जब भी IIT वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, अभी तक नीट में भी पूछा गया है, तो जब अभी तक कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया कि उसका फैक्टर ना हो, तो अभी तक ये तीनों ही आए हुए हैं, जो तीनों आ चुके हैं अभी तक की एग्जाम में, वो तीनों हमने करा दिया, मैजिक सिखा दिया, जादू बता दिया उसका कैसे करेंगे। देख रहे हैं बेटा, नहीं इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो फैक्टर ना हो तो यह श्रीधाचार्य विधि यूज करोगे, t = -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ऐसा कंपैरिजन किससे करो बेटा, तो जानते हो कि किसे सॉल्व करके आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का सॉल्यूशन होता है। c कहाँ पर होता है देख रहे हो ना, देखो बेटा जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है। ये जो बेटा वेरिएबल का स्क्वायर का टर्म रहता है उसका कोफिशिएंट a कहलाता है, और जो कांस्टेंट जुड़ा होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। बस दिस इज द मैचिंग। अब बेटा आप इसको यूज कर सकते हो, इसी का सलूशन है यह। ये कब यूज होता है, जब कभी भी फैक्टर नहीं होता, लेकिन आपको अभी तक जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आसानी से फैक्टर हो जाते हैं। नहीं भी होता है तो अब इस तब भी सामने है, आपको मैं ऐसा जादू बताया ताकि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, चाहे फैक्टर हो, नहीं होता है तो श्रीधाचार्य विधि लगा देना। चलो बेटा अब आ जाओ, तो अब यहाँ पे तीनों के आंसर हम लोग देख लिया बेटा कि यहाँ पर आया कितना, तो तीनों क्वेश्चंस हम लोग के कहाँ पर है बेटा, यह क्वेश्चंस है। तो चलो आ जाओ देखना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था ना बेटा। आओ अब जा देखते हैं हम लोग कुछ और बात है, देखते बेटा जा देखना। अब यहाँ पर t का मान कितना है बेटा, यहाँ पर t बराबर आया है 2 सेकेंड और हाइट कितनी आई है, हाइट आई है 20 मीटर। तो एक बार यहाँ पर टाइम आया है 2 सेकेंड, हाइट 20 मीटर। इस वाले क्वेश्चन में क्या आया है, t का मान 5 सेकेंड और से बराबर 125 मीटर। और इसमें क्या आया है, इसमें आया है बेटा t का मान 4 सेकेंड और h का मान 80 मीटर। आपको कुछ दिख रहा है, हाँ जरूर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि तीनों क्वेश्चंस को देखा जाए तो यहाँ तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गजब का मैजिक दिखाई दे रहा है। जानते हो क्या, चलो जा देखना। देखो बेटा, यदि हम इसका रूट ले लें तो सीधे t का मान निकल जा रहा है। ये तो पेन ही उठाने की जरूरत नहीं है भाई, इस क्वेश्चन में तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कैसे, t का रूट लो, 4 का रूट लो, तो 4 का रूट लो, t बराबर कितना हो गया बेटा 2 सेकेंड। यहाँ जाओ 25 का रूट लो बेटा, t बराबर कितना आ गया बेटा, t बराबर 5 सेकेंड। चलो यहाँ पर रूट लो, तो रूट लो बेटा 16 का, तो t बराबर कितना आ गया बेटा, तो t बराबर 4 सेकेंड।
इसका मतलब ये हुआ यार, ये तो बहुत ही गजब का है स्मार्ट वे कि यदि डिनोमिनेटर का रूट ले लिया है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो समय बताता है। ओके, तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। जब टाइम पता चल गया तो ऐसे वाला हाफ जी स्क्वायर कर दिया, मौके आंसर मार दिए। फैंटास्टिक। ओके चल, तो अब इस लेक्चर को बेटा मैं यहीं पे रोकता हूँ, इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ और इसके बाद में फिर देखा जाएगा जस्ट इसके बाद। तो मैं एक एक हेडिंग, तो अभी आपको मैं क्या क्या सिखा चुका बेटा कि चारों इक्वेशंस क्या होता है, उनका लिनियरिटी कंडीशन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को बनाते कैसे हैं, ग्राफ को देखते कैसे हैं, ग्राफिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 90 डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है। और अब नेक्स्ट हेडिंग में सिखाएंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी के कराएंगे और इनमें जो ग्राफ वगैरह के ज्ञात क्वेश्चन ले लेंगे रिवीजन के लिए। तो ग्राफ वगैरह का क्या क्वेश्चन लेंगे और नया टॉपिक लेंगे बेटा लॉ ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, अब वहाँ मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट में कि लॉ ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस लिया जाएगा। और यहाँ पर अभी जो टॉपिक था या बेटा, ये वाला जो टॉपिक था लिनियरिटी का, तो लिनियरिटी में अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जहाँ पर क्वेश्चंस कैसे हैं कि जैसे मान लो बेटा कि ये कोई एक वर्टिकल रिंग है और वर्टिकल रिंग है, तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स ले लिए, 3 पार्टिकल्स ले लिए, ये एंगल बेटा 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, एक पार्टिकल यहाँ पर छोड़ दूँ, एक पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दूँ और एक पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ दूँ। यह समय लेता है यहाँ पहुँचने में पेरीफेरी पर T1, ये लेता है T2, ये लेता है T3। तो T1 रेशियो T2 रेशियो T3 का वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, व्हाट इज द मैजिक हियर। ओके बेटा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी, जैसे बेटा यहीं पर टॉपिक, इसी टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब यहाँ पर एंगल बेटा थीटा, यहाँ पर किसी वस्तु को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और किसी वस्तु बेटा हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो छोड़े वहाँ पर ये टाइम कितना लेगा, ये टाइम कितना लेगा, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन बेटा अभी दूसरा आ जाएगा क्या, अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा बेटा कि यहाँ पर ये एंगल है थीटा, यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिया बेटा और इसको इतना एक्सेलरेशन दे दिया जाए कि ये वाली वस्तु जो है ना वो फ्री फॉल करे। तो लाइक दिस, यानी कि हमको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जो बेटा, तो इस चैनल पर P100 फिजिक्स चैनल पे आप पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये तीसरा लेक्चर था और अभी यह जस्ट शुरुआत है, अभी ये 3 लेक्चर हुआ, इसमें जस्ट शुरुआत है। और आप हमारे समझ से L1, L2, L3 देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे यदि आप सीरियस स्टूडेंट होंगे और यदि आपका टारगेट आपने रखा होगा बेटा, कीप इन माइंड ऑलवेज कि यदि आपका टारगेट बेटा 180/180 का टारगेट लेके चल रहे हो नीट में या अपने IIT एग्जाम में 100% मार्क का टारगेट लेकर के चल रहे बेटा, ओके। तो यदि 100% का मार्क लेकर लाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो इस चैनल से बेस्ट चैनल आपको इंडिया में कोई नहीं मिलेगी। और अभी आप जैसे बेटा अभी सेशन की शुरुआत है, अभी पढ़ाई शुरू हो रही है, तो आप इससे अच्छा कहीं मिलता है आपको, चैनल को सर्च कर लेना, देख लेना, जो भी नाम जानते हो, बड़े बड़े ब्रांड जानते होंगे बेटा, तो वहाँ पर देख लेना, इससे अच्छा कोई समझाने वाला बताने वाला होगा तो P100 फिजिक्स पे किताब ही ना पढ़ना तो वहाँ जरूर पढ़ना। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जो पिछला अभी सर ने 2025 में कराया है पेपर, अभी टेलीग्राम पे पेपर मौजूद है बेटा, वहाँ पे देख लेना ले करके। तो टेलीग्राम पर पेपर मौजूद है और वहाँ पर जो भी लेक्चर है वो भी मौजूद है बेटा, तो सब देख लेना पीछे कि 2025 के पेपर में नीट में 42 क्वेश्चन है मेरे सीधे नोट से आए हैं कि नहीं आए हैं, तो सब देख लेना। यदि लगता है कि नहीं इस चैनल पे हमारा ये टारगेट, ये लक्ष्य हासिल हो सकता है, तो P100 फिजिक्स पे जम के पढ़ना। और जम के पढ़ने का सेंस क्या है बेटा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ऑफलाइन में हो गए तो मेरे पास बैठे रहते तो मैं देखता कि आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन में इसकी कोई मेजरमेंट, कोई ऐसा स्केल है नहीं, मेजरमेंट है नहीं कि मैं उसे देख पाऊंगा तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो टोटली आपका जो मार्क कितना आया या नहीं आया डिपेंड इस बात पर करेगा कि हाउ मच स्टैंड टू यू आर फॉलोइंग माई वर्ड आर द माई इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कहाँ तक तुम हमारे दिए गए एडवाइस को या दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं बेटा, उसी पे आपके मार्क डिपेंड करेगा। हमारी एडवाइस ये है बेटा कि तुरंत ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं बेटा, वहाँ पर जा करके तुरंत ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का भी अभी बताया आपको बेटा कि वहाँ पर आपको 499 रुपीज़। हमारा फ़ोन नंबर बेटा 88 40 36 12 43।
तो इस पर आप रिक्वेस्ट भेज देंगे बेटा व्हाट्सएप पर P100 फिजिक्स ना, ऐसे लिखा हुआ बेटा कि ये ग्रुप होगा कि नेट 2026 तो बेटा P100 फिजिक्स, तो P100 फिजिक्स ये ग्रुप का नाम है बेटा। यहाँ पे आपको जुड़ जाना है, ये नंबर से आप ये फोन नंबर है बेटा, ये ग्रुप का नाम है, इसमें आपको जुड़ना है। तो इसमें का फ़ायदा ये होगा कि इसमें प्रॉपर सब कुछ जो ऑफलाइन में होता है वो सारी की सारी चीज़ें इन टाइम आपको मिलेंगे। जुड़ना न जुड़ना ये आपका अपना फैसला है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं इस टारगेट को अचीव करना है तो फिर जुड़ना, अदरवाइज आपको जैसा आपकी इच्छा करेगी वैसा करना बेटा। हाँ, वीडियो को बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अच्छी तरह से। हर वीडियो जो भी आते हैं उनको अच्छी तरह से देखना, नोट्स बनाना, फर्स्ट क्लास का नोट्स बनाना, और जो भी PDF में आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो आएगा वो आएगा, बाकी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर टेस्ट दीजिए, प्रॉपर टेस्ट जब दिया जाए, जो टाइम अलॉट किया जाए बेटा, तो उस टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर हम उस पेपर को सॉल्व करके डालेंगे, तो आप थोड़ा मेहनत करिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बेटा। बेस्ट ऑफ लक।